स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप और आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से इम्पॉर्टेंट जो कोर्ट में जुड़े हुए कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए वो शब्द काफ़ी इजी है, लेकिन हिंदी वाले में यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में जिस समय एविडेंस के दौरान तीन ऐसे शब्द हैं जिसका जिक्र कोर्ट में हमेशा देखने को मिलता है, और ये जो रिलेटेड है ये आपके फैक्ट इन इशू जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से जुड़ा हुआ है। वो तीन शब्द कौन कौन से हैं ज़रा देखेंगे। पहला है हमारा जो वो है रिलीवेंट, और सेकंड है इरिलीवेंट, और थर्ड है इनकंसिस्टेंट। रेलिवेंट को हिंदी में बोला जाता है सुसंगत। जैसे आपने सुना होगा कि सुसंगत धाराओं में एफआईआर को दर्ज किया गया, तो सुसंगत और इरेलीवेंट को बोला जाता है विसंगत। इरेलीवेंट को बोला जाता है विसंगत, और कंसिस्टेंट को बोला जाता है असंगत। हिंदी मीडियम वाले में विसंगत और असंगत, इरेलीवेंट में भी असंगत कभी कभी दे देता है, जिसके कारण से समस्या का सामना करना पड़ता है। इरेलीवेंट और रिलीवेंट जो कोर्ट से जुड़े होते हैं, तो रिलीवेंट का मतलब होता है फैक्ट इन इशू, यानी किसी भी फैक्ट को कब लाया जाएगा जब विवाद होगा। जैसे अगर इसे हम लोग देखते हैं फैक्ट इन इशू को, तो जब विवाद होगा तो ये सेक्शन 5 के तहत रिलीवेंट को लाया जाएगा। इसमें एक जो पक्ष होगा वो क्या करेगा, एडमिट करेगा, और दूसरा पक्ष उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, वो डिनाई करेगा। ए ने बी पर आरोप लगाया कि बी ने मेरी बाइक को चुरा लिया। फैक्ट इन इशू में देखेंगे ए ने बी पर आरोप लगाया कि बी ने बाइक को चुरा लिया, लेकिन बी ने कहा कि हमने बाइक को नहीं चुराया। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है, और बी क्या उसको कर रहा है, डिनाई कर रहा है। इस कंडीशन में जो फैक्ट इन इशू सेक्शन 5 के तहत बने हैं ये रिलीवेंट होते हैं, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर वाद लाता है। जब इस केस को रिलीवेंट में जब केस को जज के कोर्ट में लाया जाता है, तो यहाँ पे तीन ऐसे शब्द आप देखे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि आप मूवी वगैरह में भी या आप कोर्ट के प्रैक्टिकल में भी, कि आई ऑब्जेक्ट। जैसे एक वकील के द्वारा, एक लॉयर के द्वारा जब प्रश्न किया जाता है तो उसमें दूसरा लॉयर उठकर बोलता है कि आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, तो उस पर जो जज होते हैं उनका ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड या ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड दिया जाता है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड या ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड जज के द्वारा बोला जाता है। ये जो टर्म है इसको हम लोग रिलेवेंसी में भी ज़रा देख लेते हैं। जैसे ए का लॉयर बी पर आरोप लगा रहा है कि बी ने ही बाइक को चुराया है, तो जब ये प्रश्न आएगा कि ए का लॉयर बी को कह रहा है कि बी ने ही बाइक चुराया है, तो बी का लॉयर खड़ा होकर उस क्वेश्चन को अपोज करेगा कि नहीं, बार बार एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है, इस पे मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, इसको मैं अपोज कर रहा हूँ। एविडेंस के दौरान जो जज होते हैं अब वो देखते हैं कि इसको जो आई ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, तो इसको ओवर रूल किया जाए या सस्टेन कर दिया जाए। तो अगर इसे ओवर रूल किया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट करने वाला जो एडवोकेट है वो बैठ जाएगा, और जो क्वेश्चन किया जा रहा था वो क्वेश्चन कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्शन सस्टेन कर दिया जाएगा तो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अब एविडेंस में नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो रिलेवेंसी में है कि जो आपने आई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवर रूल, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड जो देखा, ये तो उन सुसंगत बातों में होती है जहाँ रिलेवेंसी का संबंध होता है। लेकिन जो दूसरा वर्ड है इरेलीवेंट क्या है, तो इरेलीवेंट के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 43 क्या कहता है, जजमेंट इन पर्सोनम। अब ये विसंगत, जैसे सुसंगत तो हो गया कि हाँ चुराया, उसने एडमिट किया या उसने डिनाई कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए ने बी पर आरोप लगाया कि बी ने मेरी बाइक को चुराया। तो जब एविडेंस की बारी आई तो ए ने कोर्ट में ये कहा कि बी ने गाड़ी चुराया है क्योंकि बी ने सी और डी का भी गाड़ी चुराया था। ए ने इस एविडेंस को दिया कि बी ने सी और डी की भी गाड़ी को चुराया था। अब ये क्या हुआ,
ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है कि ये जो गाड़ी, ए की जो गाड़ी चोरी हुई है उसने बी नहीं चुराया है। उसने इस आधार पे एविडेंस को बनाया कि इसने सी और डी को चुराया था, तो इस आधार पे मेरी जो गाड़ी चोरी हुई है उसको भी बी ने ही चुराया है। ऐसे तथ्य को जजमेंट इन पर्सोनम सेक्शन 43 में इंडियन एविडेंस एक्ट में रखा जाता है, लेकिन जिसे हम लोग इरेलीवेंट कहते हैं, जिसका न्यायालय में इसका कोई मतलब नहीं होता है। और कोर्ट में ऐसे तथ्य जो बेतुके हो को लाने से मनाही रहती है, और ऐसे तथ्य को कोर्ट में न देकर अगर इस तरीके के तथ्य देने से कोर्ट का भी समय क्या होता है, बर्बाद होता है बेतुके शब्दों से, इरेलीवेंट शब्दों से। थर्ड क्या है, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे देखना क्या है कि जो रेलिवेंट है वो इनकंसिस्टेंट का ही एक पार्ट बन जाता है। कैसे? इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत, और रिलेवेंसी से सेक्शन 11 से ये रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? और ये सेक्शन 11 कहाँ मिलेगा हमें? चैप्टर 2 में। कहाँ मिलेगा? चैप्टर 2 में, क्योंकि चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जब हम लोग देखेंगे तो क्या है यहाँ पे कि रिलेवेंसी सेक्शन 11 से रिलेटेड है। कैसे? देखिए जरा यहाँ पे, कंसिस्टेंट जो फैक्ट होते हैं, असंगत जो तथ्य होते हैं, वो या तो एक्सिस्टेंस होते हैं या नॉन एक्सिस्टेंस होते हैं। अगर कंसिस्टेंस के बारे में जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने थॉट दिया था, इनकंसिस्टेंट के बारे में जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने थॉट दिया था, और इसने इसके जो थॉट में जो थ्योरी थे वो 5 थ्योरी थे। फर्स्ट थ्योरी क्या था? प्लिया ऑफ अलिबाई। सेकंड था सराइवल ऑफ डिसीड, और थर्ड थ्योरी था सेल्फ इन्फ्लेशन ऑफ हार्म। 4 है ऑफेंस कमिटेड बाय थर्ड पार्टी, और 5 है नन एसेस ऑफ हस्बैंड टू वाइफ। अब यहाँ पे फर्स्ट जरा देखते हैं जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन का प्लिया ऑफ अलिबाई के बारे में। देखिए यहाँ पे राम पर आरोप लगा कि राम ने श्याम का मर्डर किया, कत्ल किया, और यह जो मर्डर हो रहा है, इसका ये जो कत्ल हो रहा है ये दिल्ली में हुआ। दिल्ली की पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज किया गया। क्या होता है प्लिया ऑफ अलिबाई, इसके बारे में जरा देखेंगे कि दिल्ली की पुलिस स्टेशन में जब इसका केस हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि राम पर एलिगेशन लगा, लेकिन राम ने कहा कि जिस समय श्याम का मर्डर हुआ था उस समय राम दिल्ली में नहीं बल्कि कलकत्ता में था। दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में था। यानी प्लिया ऑफ अलिबाई में जो प्लेस होता है उसका इंपॉर्टेंस होता है, जो प्लेस होता है उसका क्या होता है? इंपॉर्टेंस होता है। सेकंड है सराइवल ऑफ डिसीड। सराइवल ऑफ डिसीड में क्या होता है, यहाँ पे जरा देखते हैं। सराइवल ऑफ डिसीड में कि मृत व्यक्ति को वापस आ जाना, मृत व्यक्ति को वापस आना। कैसे? मृत व्यक्ति किसे माना जाता है? सबसे पहली बार कि अगर कोई 7 वर्षों से वो लगातार लापता है तो उसे कानून के नज़र में क्या घोषित कर दिया जाता है? मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन वो मृत व्यक्ति उसे डेथ कर दिया गया, डेथ प्रूफ दे दिया गया, और वापस फिर वो आ गया। दूसरा कंडीशन, राम ने श्याम का मर्डर किया और राम पे केस चला श्याम के मर्डर का, लेकिन श्याम का डेथ बॉडी नहीं मिला, राम पर मर्डर का केस चार्ज हुआ और राम ने उसमें सजा भी काटा, और पता चला कि 10 वर्षों के बाद श्याम वापस वो जिंदा था, वो लौट आया। ठीक है, ये जो आपका देख रहे हैं जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन का थॉट सराइवल ऑफ डिसीड, जो इनकंसिस्टेंट में आता है। ठीक है, थर्ड क्या कहता है कि सेल्फ इन्फ्लेक्शन ऑफ हार्म, खुद से खुद को क्षति पहुंचाना, जैसे आत्महत्या। कैसे? इसको देखेंगे। सेल्फ इन्फ्लेक्शन ऑफ हार्म, ए पर आरोप लगा कि ए ने बी का हत्या किया, जबकि ए के द्वारा यह प्रूफ किया गया कि हत्या मेरे द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ये बी जो था ये खुद इसने अपनी आत्महत्या किया था। ठीक है। 4 है ऑफेंस कमिटेड बाय थर्ड पार्टी। ये भी बड़ा मजेदार है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पुलिस ने ट्रायंगल केस को दर्ज किया। ऑफेंस कमिटेड बाय थर्ड पार्टी, ए ने बी पर एफआईआर किया और पता चला कि बी सजा भुगता, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो ऑफेंस जो कमिटेड हुआ वो बी हत्या का आरोपी नहीं था, या
दोषी नहीं था, बल्कि कौन दोषी था? सी, जिसका उस केस से कोई मतलब नहीं रहा था। आप देखिए यहाँ पे नन एसेस ऑफ हस्बैंड टू वाइफ। नन एसेंस हस्बैंड टू वाइफ क्या होता है? ए और बी पति पत्नी है, ए और बी पति पत्नी है, इनके बीच एविडेंस एक्ट में नन एसेंस ऑफ हस्बैंड टू वाइफ में क्या होता है कि इनका एक संतान है जो सी है। अब सी के वजूद को लेकर, इनके माता पिता को लेकर कि ये इनके माता पिता हैं, अब कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे ए ने आरोप लगाया अपनी पत्नी पर, बी पर, कि मेरे साथ इनका कोई संबंध नहीं था, तो सी आया कैसे? यानी सी मेरा संतान नहीं है, ठीक है। या बी ने आरोप लगाया कि सी जो संतान है वो केवल ए का संतान है, हमसे कोई मतलब नहीं है, बी से कोई मतलब नहीं है, ये इनके पूर्व वाले, ये इनके क्या है, नाजायज औलाद है, या हमसे रिलेटेड ये संतान नहीं है। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? नन एसेस ऑफ हस्बैंड टू वाइफ। ये क्या होता है? नन एसेस ऑफ हस्बैंड टू वाइफ, जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाता है कि मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो संतान है उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से जो रिलेवेंट, इरेलीवेंट और कंसिस्टेंट जो 3 ऐसे जो कोर्ट में यूज किए जाते हैं एविडेंस के दौरान, और आई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड और ऑब्जेक्शन सस्टेंड के बारे में, और सेक्शन 43 जो इंपॉर्टेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।